माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में बच्चों आपका स्वागत है। मैं प्रियंका जाखड़, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद से। बच्चों आज कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 4 एक समतल में गति के भाग 4 में। बच्चों भाग 3 में आपको कुछ गृह कार्य दिया गया था। प्रश्न नंबर 1, प्रक्षेप्य गति किस प्रकार की गति है? एक विमीय या द्विविमीय? प्रक्षेप्य गति द्विविमीय गति होती है। प्रक्षेप्य पथ, प्रश्न नंबर 2, प्रक्षेप्य पथ किस प्रकार का होता है? क्या यह पथ ऋजु रेखीय हो सकता है? प्रक्षेप्य पथ प्रवलाकार पथ होता है, यह ऋजु रेखीय पथ नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 3, प्रक्षेपण पथ के किस बिंदु पर चाल निम्नतम होती है तथा किस बिंदु पर चाल अधिकतम होती है? उच्चतम बिंदु पर चाल निम्नतम तथा प्रक्षेपण बिंदु पर चाल अधिकतम होती है। प्रक्षेपण पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य की गति की दिशा क्षैतिज क्यों हो जाती है? जब प्रक्षेप्य के जो उच्चतम बिंदु पर क्या होता है कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है वेग का वो 0 हो जाता है और केवल कौन सा घटक बचता है? क्षैतिज घटक बचता है, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य के वेग का ऊर्ध्व घटक 0 हो जाता है। इसमें केवल क्षैतिज घटक ही रह जाने के कारण प्रक्षेप्य की गति की दिशा प्रक्षेपण पथ के उच्चतम बिंदु पर क्षैतिज हो जाती है। प्रश्न नंबर 5, प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण की दिशाओं के बीच में कितना कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। बच्चों भाग 4 में हम जिन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे वो इस प्रकार है। उड्डयन काल, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास, वृत्तीय गति, त्रिज्यीय वेक्टर, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, अभिकेंद्र त्वरण, बल की सहज संकल्पना, जड़त्व, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। उड्डयन काल, बच्चों भाग 3 में हमने आपको बताया था कि उड्डयन काल होता क्या है। उड्डयन काल से मतलब होता है जब प्रक्षेप्य या कोई पिंड जितनी देर वो हवा में रहता है उसको उड्डयन काल कहते हैं। यह ऊर्ध्वाधर दिशा में नापा जाता है। इसको जो देखा जाता है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में देखा जाता है। इसको T से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम माने इस डायग्राम को अगर हम देखें तो क्या करते हैं कि किसी मूल बिंदु से, प्रक्षेप्य बिंदु से अगर किसी पिंड को थीटा एंगल पर फेंका जाता है, u वेलोसिटी के साथ फेंका जाता है, तो वो कितने कंपोनेंट में ब्रेक हो गया? जो हमने बताया था uy और ux में। तो अब देखते हैं क्षैतिज डायरेक्शन में और ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या क्या इनका मान होगा। जैसे अगर हम बात करें प्रारंभिक वेग 2 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा। ux का मान क्या आ जाएगा? u cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा? u sin थीटा। तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया? u sin थीटा। ये है ऊर्ध्वाधर दिशा में, और a कितना हो जाता है? -g, और अंतिम वेग कितना है? 0। ये है ऊर्ध्वाधर दिशा की हम बात कर रहे हैं। अगर और टाइम कितना है, कितना उसको टाइम लग रहा है? अगर हम बात करें उसको जो टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, हम यहाँ से यहाँ तक की बात नहीं कर रहे हैं। हम कहाँ से? 0 से मूल बिंदु से मैक्सिमम तक पहुँचने में उसे कितना समय लगता है? t। समय कितना लगा? t। गति की प्रथम समीकरण के द्वारा हम क्या लिखते हैं? क्या होती है? v बराबर u प्लस at। अब जितनी भी वैल्यू हमें दी है वो हम यहाँ रख लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है? t बराबर u साइन थीटा बटे g। ये तो उतना टाइम है बच्चों जितना वो यहाँ से यहाँ गया, लेकिन यहाँ से यहाँ आने पर भी उसको टाइम लगता है। तो टोटल टाइम कितना हुआ? t प्लस t। क्या कर सकते हो? इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा? उड्डयन काल। t बराबर हमें क्या मिल जाता है? 2u साइन थीटा बटे g। प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई क्या होती है? पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में जितनी ऊंचाई तक जाता है, गति करते हुए वो जितनी ऊंचाई तक जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अधिकतम ऊंचाई बोलते हैं। उसको h से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 2 दिशाएं होती हैं, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। जब हम हाइट को देखेंगे तो हाइट में हम क्या देखते हैं? y एक्सेस, हम ऊर्ध्वाधर दिशा को देखते हैं। जैसे हम उड्डयन काल में क्या देख रहे थे? y एक्सेस को देख रहे थे। क्या होगा? जो इसका प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा? u साइन थीटा। a कितना हो गया? -g। अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंतिम वेग 0। विस्थापन कितना हमने बोला? कितना विस्थापन है? जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी हमने मान ली? h।
गति की तृतीय समीकरण क्या होती है हमारे पास, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें यहाँ इसकी वैल्यू पुट करनी है। जब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें h का मान, h का जब मान निकालते हैं, जो h है वो हमारे क्या है, हम यहाँ पर कैपिटल H से शो करेंगे। h बराबर क्या आ जाता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। बच्चों, प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास, क्षैतिज परास होता क्या है, जब कोई पिंड प्रक्षेप्य गति के दौरान जितना क्षैतिज दिशा में जितना पाथ कवर करता है, जितनी दूरी कवर करता है, ये जो दूरी कवर की उसे क्षैतिज दिशा में, तो ये क्या कहलाती है, परास कहलाती है। इसको r से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, क्षैतिज परास बराबर r, त्वरण बराबर 0, क्योंकि हमारी क्षैतिज दिशा में जो त्वरण होता है वो 0 होता है। उसको कितना टाइम लगा, t, समय बराबर t, वेग क्या हो जाएगा, इसकी दिशा में जो कंपोनेंट ब्रेक होता है, इधर क्या होता है u cos थीटा, इधर क्या होता है u sin थीटा। तो क्षैतिज दिशा में क्या रहेगा वेग, u cos थीटा। विस्थापन कितना, r। गति की द्वितीय समीकरण को यूज करते हैं, क्या है, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हमें दी हैं वो सब पुट करते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, r, विस्थापन r, और u की जगह आप u cos थीटा, t की जगह टाइम t आ जाएगा, उड़यन काल आ जाता है, हाफ, और a 0 है तो t स्क्वायर। ये टर्म 0 हो जाती है तो हमें क्या मिलता है, r बराबर मिलता है u cos थीटा इंटू t। t का जो मान होता है, ये मान हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो फाइनल वैल्यू हमें मिलती है, जो सूत्र मिलता है वो क्या मिलता है, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। बच्चों, अभी जो आप चीजें देख रहे थे, उड़यन काल, क्षैतिज परास या मैक्सिमम हाइट, तो ये था जब किसी पिंड को धरातल से धरातल पर फेंका जाता है तब ये वैल्यूज आते, ये सूत्र आते हैं। अगर किसी पिंड को किसी h ऊंची मीनार से फेंकते हैं, क्षैतिज के समांतर फेंकते हैं, तो क्या चीज हमें मिलती है, क्षैतिज परास क्या रहता है, उड़यन काल क्या रहता है, इसको देख लेते हैं। माना कोई पिंड हमने h ऊंची मीनार से फेंका तो वो किसने क्या पाथ कवर किया, 0 pq, वो पाथ से नीचे आता है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम देखें एट टी टाइम बाद उसने क्या हुआ, p पॉइंट पर, हमने कहा p पॉइंट पर एट ए टाइम t, आफ्टर टी टाइम, तो वो क्या हुआ, दो कंपोनेंट में यहाँ ब्रेक होगा, एक ux, एक क्षैतिज डायरेक्शन में और एक ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में। जो इसमें क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन नीचे होगा, a बराबर क्या होगा, a y, इस डायरेक्शन में तो a नहीं होगा, क्षैतिज की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं होगा। एक्सीलरेशन या त्वरण किस डायरेक्शन में होगा, केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा। a y बराबर क्या होगा, g होगा। अगर उसने x इस डायरेक्शन में, क्षैतिज डायरेक्शन में x दूरी तय की है और उसने y डायरेक्शन में उसने y दूरी तय की है, तो हम कैसे करेंगे, क्षैतिज दिशा में गति कैसे निकालेंगे, x बराबर जो दूरी बराबर क्या होता है, वेग इंटू समय, तो क्या लिखेंगे ux इंटू टी। ux किसके बराबर है, u के बराबर है, तो क्या हो जाएगा t बराबर x बटे u। ऊर्ध्वाधर दिशा में गति, ये तो क्षैतिज दिशा में गति के लिए था, अगर हम ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए देखेंगे तो हम क्या लगा देते हैं, सेकंड गति का द्वितीय नियम लगा देते हैं, क्या होता है, समीकरण लगा देते हैं, y बराबर u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर, ये y कंपोनेंट के लिए है। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें दी है, जो मान हमें दिए वो हम यहाँ रख देंगे। u हमारे पास 0 है, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी y डायरेक्शन में वो क्या होगी, 0, उसको रख दिया, तो हमारे पास क्या मिला, हमें y बराबर मिला 1/2 gt स्क्वायर। इस t की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं तो हमें यह मिल जाता है। यह भी बच्चों क्या है, एक पैराबोला की फॉर्म की इक्वेशन है, एक पैराबोला की फॉर्म जैसी ही इक्वेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी मीनार से क्षैतिज के पैरेलल समांतर अगर हम फेंकते हैं तब भी वो कैसा पाथ कवर करती है, परवलयाकार पाथ कवर करती है। अगर इसका उड़यन काल हम देखना चाहे तो उड़यन काल क्या होता है, उड़यन काल वही होता है कि जितनी देर वो हवा में रहती है उसको क्या बोलते हैं, उड़यन काल। तो उसके वो दिशा कौन सी होगी, वो y डायरेक्शन, ऊर्ध्वाधर दिशा होती है। तो u y, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या है, 0, और वेग कितना है, त्वरण कितना है, g, नीचे को आ रही है, गुरुत्वीय त्वरण की डायरेक्शन नीचे है। अगर हम इसमें गति का द्वितीय नियम लगाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, y की डायरेक्शन में h बराबर u बाई टी, h क्या है, मीनार की ऊंचाई, u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। जितनी जो वैल्यू है इसमें यहाँ पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, t बराबर √2hg हमें मिल जाता है। अगर हम क्षैतिज परास देखें, क्षैतिज परास क्या होता है, जब कोई पिंड
क्षैतिज दिशा में जितनी दूरी प्रक्षेपित गति के दौरान जितनी दूरी तय करता है उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज परास बोलते हैं। क्षैतिज परास में हम क्या लेते हैं, एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में देखते हैं। तो क्या है, एक्स एक्सिस की जो गति की इक्वेशन लिखते हैं, क्या, एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहाँ पर जो ए एक्स है वो जीरो है, एक्सीलरेशन नहीं होता क्षैतिज डायरेक्शन में, और एक्स क्या है, परास आर, यू एक्स क्या है, यू। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, आर बराबर यू टी। टी की वैल्यू आप यहां से पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, आर बराबर यू अंडर रूट 2hg। बच्चों अगर ये तो था अगर किसी पिंड को, किसी प्रक्षेपी को क्षैतिज दिशा के समांतर फेंका जाता है। अब इसमें भी जब किसी ऊंचाई से हम फेंकते हैं उसमें भी दो कंडीशन आ जाती है। एक तो कंडीशन ये है कि क्षैतिज से नीचे की तरफ कोई एंगल बनाता हुआ हम फेंके, या क्षैतिज से कुछ एंगल ऊपर की तरफ बनाता हुआ, हॉरिजॉन्टल से ऊपर बनाए एंगल। तो दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो क्षैतिज से नीचे की तरफ एंगल बनाए, तो उसकी जो वेग है वो कितने कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा, दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है, वियोजित हो जाता है, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। इसमें क्या होता है कि एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो होगा और वाई डायरेक्शन में, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है, वो क्या होता है, जी के बराबर होता है। अगर हम बात करें क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, अगर त्वरण की बात करें तो वो जीरो है। ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग की बात करें तो यू वाई बराबर क्या हो गया, यू साइन थीटा, और त्वरण कितना हो जाएगा, ए वाई बराबर जी, नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण। अगर हम अब इसमें क्या करते हैं, हम सेकंड जो समीकरण है गति की उसको लगा देते हैं, y बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, जो ऊंचाई के लिए अगर हम निकालें तो क्या निकलता है, h बराबर जो वैल्यू हमें दी है वो यहाँ पुट कर देते हैं। हमें क्या दिया है, u का वैल्यू, ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर का मान रखेंगे, u साइन थीटा t, ये वैल्यू रखने के बाद हमें क्या आ जाता है, क्षैतिज परास हमें क्या मिलता है, r बराबर यू कॉस थीटा t। अगर बात करें, ये तो हाइट था और ये क्या था, क्षैतिज परास। हाइट से इस हाइट को अगर कैलकुलेट कर ले तो हमें यहाँ से t का, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम यहाँ से उड़यन काल निकाल सकते हैं। और अगर हम क्षैतिज परास की बात करें तो क्षैतिज परास हमें क्या मिलता है, जो u cos थीटा इंटू t, मतलब जो डिस्टेंस है और जितना टाइम लगा, इसके डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, u cos थीटा, और जितना टाइम उसको लगा उड़यन काल की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब कोई प्रक्षेपक किसी ऊंचाई से क्षैतिज से थीटा कोण ऊपर की ओर फेंका जाता है तो क्या कंडीशन होती है, बाकी कंडीशन सेम होती है। जो अंतर आता है वो कहाँ आता है, इसमें अंतर आता है। जो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कैसे ब्रेक होता है, ये ऐसे, इसमें वो नीचे की तरफ ब्रेक होता है। जो यू वाई कंपोनेंट है, जो वाई वाला कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ उसकी दिशा होती है, तो वो क्या बन जाता है, माइनस साइन थीटा। बाकी सब चीज सेम होती है। क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग तथा प्रारंभिक वेग क्या होगा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। प्रारंभिक वेग, त्वरण क्षैतिज दिशा में जीरो होता है। ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग क्या होगा, यू वाई इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्योंकि इसकी बॉल ऐसे जा रही है और हमने जो उसको थ्रो किया वो ऐसे किया, तो क्या हो गया, माइनस यू साइन थीटा। वो जो कंपोनेंट में ब्रेक हुआ, एक कॉस थीटा में और एक साइन थीटा में। त्वरण कितना है, ए वाई बराबर जी। गति की द्वितीय समीकरण हम लगाते हैं, जब लगाते हैं तो इससे हमें h मिल जाता है। कैसे मिलता है, y बराबर क्या हो जाएगा, जो मीनार की ऊंचाई है h बराबर वैल्यू आप रख देंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू रखने पर हमें ये इक्वेशन मिलती है। यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके, इस समीकरण को सॉल्व करके हमें t का मान मिल जाता है, जिसको उड़यन काल कहते हैं। क्षैतिज परास की बात करें तो क्षैतिज परास क्षैतिज दिशा में जितनी दूरी कवर की उसको उड़यन काल से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या होता है, क्षैतिज परास होता है। क्या है, यू कॉस थीटा को उड़यन काल से मल्टीप्लाई, टी से मल्टीप्लाई कर दें तो यू कॉस थीटा इंटू टी आ जाता है। बच्चों हमारा जो अध्याय का नाम है वो है एक समतल में गति। एक समतल में गति के जो एग्जाम्पल था, एक तो प्रक्षेपी गति था, एक होता है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति भी एक समतल में गति का ही उदाहरण है। वृत्तीय गति होती क्या है, वृत्तीय गति जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसको
वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति दो प्रकार की हो सकती है, समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति। समान वृत्तीय गति वो होती है जब कोई कण समान गति से गति करता है, जो उसकी चाल होती है वो नियत होती है, तो वो कैसी होती है, समान वृत्तीय गति। अगर हम असमान वृत्तीय गति की बात करें तो इसमें क्या होता है, उसकी चाल बदलती रहती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं। तो ये कौन सी गति होती है, असमान वृत्तीय गति होती है। इसके लिए असमान वृत्तीय गति को जब देखते हैं, जब वो पथ में गति करता है तो कुछ टर्म्स आती हैं। वो सबसे पहले क्या है, त्रिज्यीय वेक्टर। त्रिज्यीय वेक्टर क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है O माना, O के सापेक्ष किसी भी क्षण जो कण का स्थिति वेक्टर होता है उसको क्या बोला जाता है, त्रिज्यीय वेक्टर बोला जाता है। कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन से मतलब क्या होता है, जब कोई कण अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना कोण वो घूम जाता है उसको कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। अगर हम दक्षिणावर्त इसको नापें तो ये ऋणात्मक होता है इसका मान। अगर वामार्थ इसको नापते हैं तो इसका जो मान होता है, जो इसकी वैल्यू होती है वो धनात्मक होती है। इसका जो अगर फॉर्मूला बने तो वो फॉर्मूला क्या आता है, डेल्टा एस ओवर आर, इसका ये फॉर्मूला होता है। अगर इसको हम देखें, इसका रेखीय विस्थापन से इसका संबंध है, क्या है, रेखीय विस्थापन बराबर त्रिज्य गुना कोणीय विस्थापन। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना एंगल वो घूमा, अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितना एंगल वो घूमता है वो उसका क्या होता है, कोणीय विस्थापन। ये बटे ये कोणीय वेग। कोणीय वेग का मतलब होता है वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के विस्थापन में टाइम के साथ जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको कहते हैं कोणीय वेग। इसको ओमेगा से दर्शाते हैं। ये एक सदिश राशि है। इसका जो मात्रक होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है। अगर इसकी विमा देखें तो विमा होती है 1/t या t की पावर -1। इसको ओमेगा से शो करते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर इसमें चेंज हो टाइम के साथ, इसमें चेंज होना, किसमें, विस्थापन में, तो हमने क्या लिखा, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अब क्या होता है, अगर हम इसको रेखीय वेग से, कोणीय वेग का रेखीय वेग से संबंध होता है v = r ओमेगा, जो कि हम अभी आगे इसको मैथमेटिकली देखेंगे। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में जो संबंध था वो कैसे आता है, माना कोई कण r त्रिज्या से वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चल रहा है। माना कण वृत्त की परिधि पर डेल्टा टी टाइम में वो कितनी दूरी कवर करता है, डेल्टा एस। छोटे से टाइम में वो छोटा सा दूरी कवर करता है, चलता है। अतः कण का जो कोणीय विस्थापन होगा वो कितना होगा, अगर ये छोटे से टाइम में छोटा सा दूरी तय करता है तो जो कोणीय विस्थापन होगा, जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, छोटा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस ओवर आर, ये लिख देते हैं। अगर हम इन दोनों को डेल्टा टी से भाग कर दें, इसको भी डेल्टा टी से भाग कर दें और इसको भी डेल्टा टी से भाग कर दें, तो क्या हुआ, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी इक्वल टू क्या, 1/r डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। हमने क्या किया, ये तो औसत मान है। अगर हमने कहा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर हम इसकी वैल्यू निकाल दें, तो जो डेल्टा होता है, डेल्टा टी, वो चेंज हो जाता है टाइम के साथ। एक कंडीशन लगाने पर वो जो चेंज होता है वो डी में, डी टी या डी एस में चेंज हो जाता है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, डी थीटा ओवर डी टी बराबर 1/r डी एस ओवर डी टी। डी एस ओवर डी टी ये जो होता है इसको v कहते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर v/r या v = r ओमेगा। बच्चों, अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण का वेग लगातार बदलता जाता है। अतः जो कण में एक त्वरण विद्यमान रहता है, इस त्वरण को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र त्वरण बोलते हैं। अभिकेंद्र त्वरण की जो दिशा होती है वो केंद्र की तरफ होती है। इसको रेडियल एक्सीलरेशन भी बोला जाता है। यह एक सदिश राशि है। अगर हम इसको देखें कि कैसे इसको समझें, अगर कोई कण एक वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या क्या है, इसका केंद्र r है, त्रिज्या r से वो गति कर रहा है, अगर बिंदु m पर जो इसकी वेलोसिटी देखें, वेग देखें, तो वो क्या है, v1। कैसे निकालेंगे कि स्पर्श रेखा खींचकर v की डायरेक्शन पता चल जाती है। इसको क्या बोलते हैं, v1, वेग v1। अगर n बिंदु पर देखें तो वेग v2, क्या
वो बिंदु M से बिंदु N तक डेल्टा T टाइम में कितनी दूरी कवर की, डेल्टा S, और एंगल कितना बनाया उसने, डेल्टा थीटा। अगर इस वाली लाइन को हम पीछे लाते हैं और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हमें यह ट्राइंगल मिल जाता है ACB, ये ट्राइंगल मिल जाता है, जो इस ट्राइंगल के ये जो NOM और ये दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। अब हम कैसे देख सकते हैं समरूप त्रिभुज, क्या ONM तथा त्रिभुज ABC, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो हम उनकी कंडीशन लगा देते हैं। MN बटे MO, MN बटे MO किसके बराबर होता है, BC बराबर AB, BC बराबर AB के बराबर होता है। इसकी वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, डेल्टा S ओवर R बराबर डेल्टा V ओवर V। हमें क्या चाहिए, डेल्टा V बराबर क्या मिल जाता है, V बटे R इंटू डेल्टा S। अब हमने क्या किया, हमें क्या चाहिए, त्वरण चाहिए, हमें ये क्या मिला है, वेग। तो इसको किससे डिवाइड कर दें, दोनों तरफ डेल्टा T से हम डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, डेल्टा V ओवर डेल्टा T बराबर क्या हो जाता है, ये एज इट इज ऐसे आ जाता है, डेल्टा S ओवर डेल्टा T। अब हम क्या करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर हम कहते हैं, मतलब टाइम जो डेल्टा T है टेंस टू 0, लिमिट लगा देते हैं। क्या करते हैं, डेल्टा T क्या कर रहा है, टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, तो डेल्टा V ओवर डेल्टा T, मतलब जो ये डेल्टा वर्ड है वो D में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या लिखते हैं इसको, dV बटे dt बराबर क्या हो जाता है, V बटे R ds बटे dt, यह आ जाता है। अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, V बटे R ऐसे ही रहेगा, और इसको क्या लिख सकते हो, V लिख दोगे तो टोटल क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बटे R। V का अगर V बराबर क्या देख सकते हो, V इक्वल टू R ओमेगा रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, A इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर मिल जाता है। बच्चों, बल की सहज संकल्पना, मतलब बल से जब भी कोई वस्तु गति करती है तो एक माइंड में ख्याल आता है कि गति क्यों कर रही है, ऐसा क्या हो रहा है जो वो गति कर रही है। तो सबसे पहले ये हमें जो बताया था गैलीलियो और न्यूटन ने इसके बारे में बताया था कि जब भी कोई वस्तु गति करती है तो उस पर कोई बाह्य बल कार्य करता है। उसकी 3 कंडीशन हो सकती है। सबसे पहले क्या कंडीशन हो सकती है, अगर कोई पिंड कैसे है, विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में अगर वो है, उसको हमें गति की अवस्था में लाना है तो क्या होगा, उस पर एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा जिससे वो गति की अवस्था में आ जाता है, जिसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगर आप बात करते हैं कोई वस्तु, दूसरा पॉइंट हो सकता है कि कोई वस्तु जो गति कर रही है उसकी गति को या तो रोकना है या उसको कम करना है, तो भी क्या करना होता है, एक बल लगाना पड़ता है। एक बल के द्वारा, किसी बाह्य साधन के द्वारा जो बल लगाया की आवश्यकता होती है, वो कैसे देख सकते हैं, एक बॉल आ रही है, उसको आपको रोकना है तो एक बल लगाना पड़ता है आपको। अगर बात करें गति की दिशा में परिवर्तन, एक तीसरी होती है दिशा, तो अगर गति की दिशा में परिवर्तन करना होता है तब भी क्या होता है कि उस पर बल लगाया जाता है। कैसे, अगर जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो अगर कोई क्रिकेट में जो बॉल होती है वो थ्रो करता है तो बैट के थ्रू उस बॉल की दिशा को बदल दिया जाता है, तो एक्स्ट्रा किसी जो बाह्य साधन होता है उसके द्वारा बल लगाया जाता है। बच्चों, बल होता क्या है, बल वह कारक है जो वस्तु को विराम अवस्था, गति की अवस्था या उसकी जो डायरेक्शन में, जो उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। उसकी 3 अवस्थाएं हो सकती हैं, या तो विराम अवस्था में हो सकता है, गति की अवस्था में हो सकता है, या उसकी जो दिशा में चेंज करना होता है तो वो किसके द्वारा किया जा सकता है, वो बल के द्वारा। बल वो कारक है, यह एक सदिश राशि होता है। बच्चों, बल किस किस पर लगाया जा सकता है, क्या बल के लिए जो मेन चीजें होती हैं कि आपने कहा विराम अवस्था में है, तो विराम का मतलब विराम में है, गति की अवस्था में है, या दिशा में परिवर्तन करना है, तो बेसिकली ये सारे वर्ड्स आते हैं जड़त्व में। जड़त्व के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो गैलीलियो ने बताया था। गैलीलियो ने जड़त्व के 3 नियम बताए थे, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। सबसे पहले हम जड़त्व होता क्या है, जड़त्व क्या होता है, एक वस्तु का गुण होता है क्या, जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था, गत्य अवस्था या जो वो दिशा में, जिस दिशा में वो चल रही है, दिशा में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। मतलब वो अपने आप परिवर्तन, इन तीनों चीजों में परिवर्तन नहीं कर सकती है। उस गुण को क्या बोला जाता है, जड़त्व बोला जाता है। जैसे सबसे पहले क्या देखते हैं, विराम का जड़त्व, मतलब अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम में ही रहेगी, तो वो क्या है, अपने आप से वो विराम
से गतिमान नहीं हो जाती। तो इसको नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम, विराम का नियम, विराम का जड़त्व। अब दूसरा होता है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व का मतलब होता है वस्तु जिस वेग से गति कर रही है उसी वेग से गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये क्या होता है? गति का जड़त्व। अगर बात करें दिशा का जड़त्व, मतलब जो वस्तु जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तो इसको बोलते हैं दिशा का जड़त्व। बच्चों, इस जड़त्व वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके जो न्यूटन ने गति का प्रथम नियम दिया था वो क्या था? इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम में है तब वह विराम में रहेगी, अगर वो गति की अवस्था में तो वो गति अवस्था में रहेगी, अगर तब तक जब तक कि उस पर अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, अर्थात वस्तु की स्थिति परिवर्तन के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। बच्चों, जो हमने बताए थे कि 3 नियम होते हैं जड़त्व के जिसको न्यूटन ने यूज किया था, वो उन तीनों को अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते तो कैसे समझ सकते हैं? विराम के जड़त्व का उदाहरण क्या है कि अगर किसी ग्लास के ऊपर आपने कार्डबोर्ड रखा, उस पर कॉइन रखा या आपने लेमन रखा, अगर आप कार्डबोर्ड को हिलाते हैं, कार्डबोर्ड को धक्का ऐसे पुश कर देते हैं तो क्या होता है? जो नींबू होता है वो ग्लास में जाके गिरता है, जो कि आप ये देख पा रहे हैं। ये भी किसका नियम है? जड़त्व का नियम। दूसरा है जो पेड़ से जो फल गिरते हैं, अगर पेड़ों को हिलाया, पेड़ों के हिलने से क्या होता है? जो फल है वो फल गिरने लगते हैं। वो भी किसका एग्जाम्पल है? जड़त्व, विराम के जड़त्व के उदाहरण है। गति के जड़त्व के उदाहरण, ये इसका सबसे पहला उदाहरण क्या है? जब किसी को ऊंची कूद या लंबी कूद करनी होती है तो वो क्या करता है? बहुत दूर से थोड़ा सा दूरी कवर करके आता है, तब वो अपना जो दूरी लेनी होती है वो लेता है। तो वो यह क्या है? जैसे लंबी कूद के खिलाड़ी कुछ दूर पहले दौड़कर छलांग लगाते हैं। यह किसका नियम है? गति के जड़त्व का नियम है। अगर आप ये देखें इस वाली फिगर में क्या होता है? अगर चलती हुई गाड़ी अचानक से रुक जाती है तो क्या होता है? तो जो चलते चलते क्या होता है, जो आप बैठे होते हैं गाड़ी में तो वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। यह भी किसका नियम है? गति के जड़त्व का उदाहरण है। बच्चों, दिशा के जड़त्व के उदाहरण सबसे पहले देख लेते हैं। अगर कोई गाड़ी सीधी रेखा में चल रही है, अचानक वो क्या करे? दाईं तरफ मुड़ जाती है, तो क्या होता है? उसमें जो बैठे हुआ इंसान है, जो व्यक्ति है, वो बाईं तरफ गिरता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना पोर्शन गाड़ी के कांटेक्ट में आता है वो तो गतिमान रहता है, लेकिन जितना पोर्शन गाड़ी के कांटेक्ट में नहीं होता वो विराम अवस्था में होता है। विराम अवस्था में होने की वजह से क्या होता है? वो अपनी गति को, अपनी जो स्थिति है उसको चेंज नहीं करना चाहता, इसीलिए वो किस डायरेक्शन में गिरता है? बाईं तरफ झुक जाता है। अगर हम बात करें कि गाड़ी के टायर के संपर्क में आए कीचड़ से बचने के लिए क्या लगाए जाते हैं? मडगार्ड लगाए जाते हैं। मडगार्ड क्यों लगाए जाते हैं? ऐसा क्यों किया जाता है? मडगार्ड लगाने का कारण यह होता है कि जितने टाइम गाड़ी का टायर कीचड़ के संपर्क में रहता है तब तक तो वो कीचड़ उसके साथ चलता है। जैसे ही गाड़ी के टायर से वो छूटता है तो वो स्पर्श रेखीय डायरेक्शन में मूव करता है, जिससे आप यहाँ जैसे डायरेक्शन इसमें देख सकते हैं, गाड़ी में मडगार्ड लगे हैं तो वो कीचड़ ऊपर तक नहीं उछला, ऊपर तक नहीं आया। अगर आप इस ट्रैक्टर को देखते हैं कि उस ट्रैक्टर की वजह से कीचड़ बहुत ऊपर तक उछलता है, जिससे इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? मडगार्ड का यूज किया जाता है। बच्चों, जो जड़त्व के हमने जो 3 नियम पढ़े थे, इन तीनों नियमों के जितने भी उदाहरण होते हैं वो हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ में भी यूज करते हैं, में भी प्रयोग किया जाता है। बच्चों, ये आपका जो ये अध्याय है, अध्याय 4 एक समतल में गति, यहीं पर समाप्त होता है। भाग 4 के से आधारित जो आज का गृह कार्य है वो यह है, इसको आप देखेंगे और करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह चैप्टर, यह अध्याय समझ में आया होगा। धन्यवाद।